Good afternoon, everyone. Moving ahead of variation in G with height, let us now understand variation of G with depth. लिखिए जरा, variation in G with depth. Depth के साथ G में क्या variation होगी? Let's try and understand. स्टार मार्क करके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए. लिखिए, whole of the mass of a spherically symmetric body, whole of the mass of spherically symmetric body may be considered at its center, for finding force on any outside mass. For finding force on any outside mass. मतलब अगर अर्थ के बाहर कोई मास है, उसके ऊपर आप अर्थ के वजह से फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर एज इफ होल ऑफ द मास ऑफ अर्थ लाइज एट इट्स सेंटर. वहां से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखेंगे. जैसे कल आपने जो GH वाला सॉल्व किया था, GH इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस एच स्क्वायर किया था ना. वो R प्लस एच स्क्वायर क्यों किया था? बिकॉज यू कंसिडर दैट होल ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एट इट्स सेंटर. राइट, ये बात समझनी थी आपको. ठीक है, उसके साथ साथ एक पॉइंट और समझिए. लिखिए जरा सेकेंड पॉइंट स्टार मार्क करके लिखिए, ए होलो spherical mass does not produce any force. Hollow spherical mass does not produce any force on a mass particle placed inside. On a mass particle placed inside. ठीक है, तो अगर आप एक फुटबॉल कंसीडर करते हैं और फुटबॉल के अंदर कहीं पर कोई मास रख देते हैं, तो फुटबॉल खुद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी. नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0. लिख दीजिए इसमें. फॉर एग्जाम्पल आप चाहे सेंटर में कंसीडर करें, पोजीशन A या पोजीशन B, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पे आप स्मॉल m रख देते हैं, M1 या M2. तो एक एग्जाम्पल में दोनों चीजें कवर अप कर लेंगे. ये होलो शेल है जिसका मास कैपिटल M है. आई हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स इनसाइड इट, A एंड B. A is exactly at the center, so appears symmetric. जिसके बारे में आप भी खुद सोच सकते हैं. आप क्या कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो मुझे समझ में आ रहा है कि फोर्स 0 हो सकती है. कैसे? अगर ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा. अट्रैक्टिव होती है कि रिपल्सिव होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है? कैसी होती है? हाँ, तो पहली बार में ऐसे बोला करो. तो ये वाला मास इसे क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा. ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा ही एक मास पार्टिकल जो यहां कंसिडर किया जा सकता है वो नीचे अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ही हर एक मास पार्टिकल के ऑपोजिट आपको, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक आपको दूसरा मास पार्टिकल मिल जाएगा. आई बात समझे? सो दिस वे इस मास पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितनी आने वाली है? 0. इजी टू एक्सप्लेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बट नॉट दैट इजी टू एक्सप्लेन. बट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट कि ऐसे ही कोई भी मास पार्टिकल कहीं भी रख दो, उसके ऊपर एक शेल की वजह से जो फोर्स आती है वो 0 आती है. क्योंकि इसे डिराइव करना काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे एज अ थ्योरम समझा दिया गया आपको. कि आपको ये बात याद रखनी है, न्यूटन शेल थ्योरम बोलते हैं इसे. आपको ये बात याद रखनी है कि एक शेल के अंदर कहीं पर भी दूसरा मास पार्टिकल रख दीजिए, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट वुड ऑलवेज कम आउट टू बी 0 बिकॉज ऑफ दिस मास. राइट, लिखिए जरा. फॉर एग्जाम्पल लिखा आप लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल, नो नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय M1 and M2 due to shell. राइट, दैट्स इट. इस शेल की वजह से M1 M2 के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती है. याद रहेगा? तो आप नीचे स्टार मार्क करके लिख दीजिए, these 2 points are corresponding to
these 2 points are corresponding to Newton's shell theorem. These 2 points are corresponding to Newton's shell theorem. है ना, न्यूटन ने कुछ नहीं छोड़ा, हर जगह मैकेनिक्स में हाथ मारे हैं, इवन लाइट में भी उसने काफी काम किया. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पहला पॉइंट क्या, जब आप आउटसाइड पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी के लिए यू कैन कंसीडर एज इफ होल ऑफ द मास लाइज एट द सेंटर, राइट. जैसे अर्थ का एग्जांपल हमेशा सोच सकते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल भी सोच सकते हैं, खाली होना भरे होना, उसमें दोनों चीजें वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है. लेकिन जो अंदर से होलो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक रिजल्ट आ गया. उसके अंदर आप कोई भी मास पार्टिकल रख दीजिए, वो खुद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है. शील्डिंग वर्ड का मतलब समझते हैं, शील्ड करना मतलब बचाना. तो क्या ये इन मासेस को बाहर के किसी मास सपोज स्मॉल एम की फोर्स से बचा सकता है? मींस क्या m1 m2 के ऊपर इस स्मॉल m की वजह से फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? बताइए. वुड दिस बी एबल टू प्रोटेक्ट देम? नो, नॉट एट ऑल. आपको एक छोटी सी बात समझनी है यार, जैसे भी क्लास में आप सब बैठे हुए हैं, if I consider my force on all of you, that is individual. मैं इसके ऊपर अलग फोर्स लगा रहा हूं, आपके अलग, सबके ऊपर अलग लगा रहा हूं. जब मेरे ऊपर फोर्स कंसिडर करने की बारी आएगी तो आप सबकी फोर्स भी मेरे ऊपर अलग अलग लग रही है. हाँ, वो बात अलग है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा. मेरे ऊपर ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स तो एक ही डिफाइन होगी, लेकिन वो जो एक फोर्स डिफाइन होगी वो शायद इन 10-15 फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी. क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? जो लोग घर से काम कर रहे हैं, सुनिए बच्चे, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. You are definitely exerting certain gravitational force on those objects, and those objects are exerting equal and opposite force on you. Now, if we want to find total force on you, that has to be vector sum of all those individual forces. तो ऐसे ही समझना यहाँ पे, ये जो M1 या M2 है, इसके ऊपर मतलब M1 के ऊपर M2 की भी फोर्स होनी चाहिए, शेल की भी फोर्स होनी चाहिए, और ये जो बाहर M कंसिडर किया, इस M की भी फोर्स होनी चाहिए. अब शेल का तो पढ़ा दिया आपको, शेल की वजह से नेट फोर्स कितनी आएगी? 0. बट M1 किस किस की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स? M2 की वजह से भी और M की वजह से भी. ठीक है, मंशा सिंपली ऐसे समझो, ये जो A पॉइंट के ऊपर M1 मास रखा हुआ है, इसके ऊपर M2 भी फोर्स लगाएगा, ये शेल भी फोर्स लगाएगा और M भी फोर्स लगाएगा, राइट. तीनों की फोर्स अलग अलग काउंट करनी जरूरी है. पर शेल के केस में वो नेट फोर्स 0 आ जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, ऐसे मास पार्टिकल्स कंसीडर करके. तो M1 के ऊपर नेट फोर्स सिर्फ M2 की और M की फोर्स आएगी. अब मैं आपको शील्डिंग के बारे में समझा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसे शील्डिंग हो जाती है. जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, आप उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बचाना चाहते हैं, तो आप उसे एक केज में रख सकते हैं, मेटल केज के अंदर. लेकिन अगर मैं इस मास की फोर्स से बचाना चाहूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है. ये तो जहां भी होंगे एक दूसरे के ऊपर डेफिनेटली फोर्स लगाएंगे. दिस इज व्हाट आई मीन, राइट. लिखिए स्टार मार्क करके. ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल. ग्रेविटेशनल शील्डिंग, SHIELDING, shielding is not possible. That is mass placed inside shell would definitely experience force due to outside masses. ठीक है, तो जो मैं आपको अभी टॉपिक करवाने जा रहा हूं कि भाई अर्थ के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर डेप्थ के साथ आप जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वहां पे इन सब का यूज होता है. दैट्स व्हाई यहां पे पढ़ा है आपको कि अगर आप एक सॉलिड मास कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल मास है, और किसी आउटसाइड पॉइंट पे उसकी फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कंसीडर कर पाएंगे कि जैसे वो सारा कहां रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, जो बाहर वाले शेल बनेंगे, उन शेल्स की वजह से अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. फोर्स नहीं होती तो भाई फील्ड भी नहीं होगी, राइट. सो अब लिखें जरा. तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए था. दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड हियर. नाउ लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन. राइट डाउन. consider mass of earth capital M, and radius capital R.
मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। फिर लिखिए टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, सरफेस से डी डेप्थ पे चले जाते हैं, एट डेप्थ डी, ये पी पॉइंट शो कर रहा हूं, एट डेप्थ डी लिखिए, लेट अस कंसिडर effect of sphere of radius r minus d, इफेक्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस d। उसका मतलब समझना क्या बोल रहे हैं, पूरी अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, लेकिन पॉइंट तो यहां अंदर आ गया। जब ये पॉइंट अंदर आ गया, अब आपको क्या सोचना है, इससे ऑनियन प्याज है ना घर में, तो जो प्याज होता है उसमें सोचिए ऊपर की एक लेयर, दूसरी लेयर, दो लेयर्स के बाद नीचे वो पॉइंट है, ऊपर की लेयर फिर दूसरी लेयर, उसके नीचे वो पॉइंट है जहां पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, जी फाइंड करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट पे जो उससे अंदर का मास है वो तो रोल प्ले करेगा, लेकिन बाहर का मास रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए आउटर शेल बन गया। आरएसएल में आप लोग भी प्लीज ध्यान से देखना, आप ऐसा मानिए कि यहां से लेके यहां तक जितना मास है, ये पॉइंट उसके लिए सरफेस पे लाई करता है, इसलिए ये सारा मास सेंटर पे कंसिडर किया जा सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। बट बाहर जितना भी मास है, आप सोचिए इसे कवर करने के लिए बहुत सारे एक के ऊपर एक शेल कंसिडर कर सकता हूं। ऑनियन का एग्जांपल इसलिए दिया कि सोचो यहां पर आपने एक लेयर चढ़ा दी, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे करते करते बाहर वाला कंप्लीट बन सकता है। या आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा है नहीं देखा, आप गांव में कभी गए कि नहीं गए, वहां वो लोग जब हॉकी खेलते हैं, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटी बॉल लेके और उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा देते हैं, राइट, एक के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा देते हैं, उससे वो थिक हो जाती है और उससे चोट नहीं लगती। सो व्हेन दे प्ले विद इट, वो खींच खींच के उसको बोलते हैं टोरा मारना, टोरे मारते हैं और वो किसी को चोट नहीं लगती। दैट्स इट। चलिए वापस आते हैं, अब समझिए फिर से, ये जो इतना सा स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस है r माइनस डी, और इसका जितना मास होगा वो मास यहां पर g में कंट्रीब्यूट करेगा। बट बाहर वाले को अब तो इमेजिनेशन ला सकते हो, दो एग्जांपल दिए कि जैसे बॉल के ऊपर कपड़े चढ़ा रखे हैं, उनका अंदर कोई इफेक्ट नहीं है फोर्स के पॉइंट से, या ऑनियन प्याज है आपके पास, उस प्याज की आउटर लेयर्स का अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, न्यूटन शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग। होप यू हैव नाउ बीन एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 80% ऑफ इट, राइट सर जी। चलिए आगे लिखिए, लिखिए शाबाश। मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी, मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी, इसका मास कितना होगा, से दैट इज m डैश। m डैश कैसे निकालें, m कितने पार्ट का मास है इस पूरे का। अब जस्ट इमेजिन करो, अर्थ में अगर आप पूरी बॉडी कंसीडर करते हो तो उसका एरिया कंसीडर करोगे या वॉल्यूम कंसीडर करोगे, अंदर से लेके बाहर तक भरी हुई है, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसे रिक्वायर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए नया है, मैं फिर एक बार क्लियर करता हूं। अभी तक आपने मास पर यूनिट लेंथ भी कंसीडर किया, मास पर यूनिट एरिया भी कंसीडर किया, कहां पर, जो डिस्क में से एक डिस्क कट आउट कर रही थी वहां पे कंसीडर किया था। उसी में जब स्फीयर का क्वेश्चन कर रहा था तो आपने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके भी किया था। सेम वे में यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए, इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ बेसिकली अंदर से बाहर तक भरी हुई है, राइट, सॉलिड है, सॉलिड है तो मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो जो पूरा मास m है वो कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई r क्यूब। हम कितना वॉल्यूम कंसीडर करना चाहते हैं, 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब। तो भाई इसका मास कैसे निकालें, पहले पता लगा लेते हैं यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है और फिर उसे उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल अगर आप इसको लाइटली लेते हैं। क्या, ठीक है यार, पूरा मास कितने वॉल्यूम में है, उससे हम यूनिट वॉल्यूम का मास निकालते हैं और रिक्वायर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो करें मेरे साथ, m डैश बिकम्स इक्वल टू m by 4/3 pi r cube multiplied by 4/3 pi this r minus d cube, r minus d cube. So what it is, mass upon volume, that is mass of unit volume multiplied by the volume that we want to consider. लिख दीजिए एक बार आप, 4/3 pi gets cancelled,
So m dash becomes equal to m into r minus d cube upon r cube. लविश सही सही बताइए, समझ आया क्या किया मैंने? हाँ, वॉल्यूम वाली बात क्यों करी? क्योंकि अर्थ अंदर से लेके बाहर तक जैसे भरी हुई चीज है तो वो वॉल्यूम काउंट होता है. सो इतने वॉल्यूम में इतना मास है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड. भाई 10 रुपए की 5 टॉफियां आती है तो 50 रुपए की कितनी आएंगी? आगे बात समझ में? सो दैट इट वाज. देखिए वापस, m dash comes out to be this much. अब लिखिए, there is no contribution of mass, there is no contribution of mass outside this region in producing any gravitational effect. ठीक है, P पॉइंट पे इससे बाहर के रीजन की वजह से कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इसी का इफेक्ट आने वाला है. तो लिख दीजिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ G इज इक्वल टू, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर, और ये डेप्थ है तो GD लिखिए, एट डेप्थ D GD इज इक्वल टू हरिप्रिया अब कंट्रीब्यूट करना. जैसे वहां पे क्या लिखना चाह रहे थे? G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर. अगर आप H हाइट ऊपर गए थे तो आपको क्या ध्यान रखना था? G और M एज इट इज है, सिर्फ ये अब R की बजाय कितना हो गया? R प्लस H हो गया. वैसे यहां पे कोशिश करो, आप G लिख रहे थे सरफेस के ऊपर विच वाज बिकॉज ऑफ द होल मास, सो दैट केम आउट टू बी GM बाय R स्क्वायर. बट अभी आप किसके लिए लिख रहे हैं? सिर्फ इतने वाले पार्ट के लिए लिख रहे हैं. तो क्या चीज चेंज हो गई? एक तो मास क्या हो गया? m डैश, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई? r माइनस डी. आ रहा है समझ में भाई? आ रहा है आपको समझ में? तो जिससे पूछो कोशिश क्या करो साथ साथ कंट्रीब्यूट करने की. यू कैन मेक आउट. अच्छा सर ये तो इतना बड़ा स्फीयर था, ये इतना सा है, इस पूरे का मास m था और इस छोटे वाले का मास m डैश है. दैट्स इट. मास भी कम हो गया और रेडियस भी कम हो गई. दैट्स ऑल. तो लॉजिकली आप लिख सकते हैं, लिखिए जरा, GD becomes equal to कैपिटल G remains as it is, और M के प्लेस पे M डैश और R के प्लेस पे R माइनस डी स्क्वायर. एग्जैक्टली. तो ये सब बताने, इतनी बार बताने का रीजन ये है कि आप इसको ना लर्न ना करें, क्रैम ना करें, इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से हम चेंजेस कर रहे हैं. ठीक है, M डैश की वैल्यू पुट कर दो यहां पर. दैट बिकम्स इक्वल टू G बाय R माइनस डी स्क्वायर into m dash. पुट करते रहो साथ साथ. Don't just look at this and then write. Keep writing along with, because you are quite capable of doing that. G by R minus D square into m dash. M dash is m by R cube into R minus D cube. आप देख सकते हैं R minus D square से यहां पर एक ही पावर बचेगी. So what we get here is GD is equal to GM into R minus D upon R cube. You can write like ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई. तो मैं फिर बोल रहा हूँ, स्कूल एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है जो हमने कल किया था और आज कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए नो क्रैमिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग. एट हाइट H गए तो R प्लस H कर दिया, एट डेप्थ D गए तो R माइनस D कर दिया, और नीचे गए तो मास कम हो गया तो M के प्लेस पे क्या आ गया? M डैश आ गया. दैट्स इट. देन डिवाइड कीजिए सेकंड को फर्स्ट से. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 divided by equation 1, what do we get? GD by G, GD by G is equal to, देखिए ध्यान से, GM का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है. मैं यहां पे वैसे करके दिखाता हूं, आप लोग समझिए. GM का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है. यहां देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में कितना है? R क्यूब, और यहां कितना है? R स्क्वायर. तो R स्क्वायर से यहां सिर्फ R बचेगा. आप ऊपर किसे रख रहे हैं? GD को. तो जो GD के डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी यहां पे R का फैक्टर आएगा. ठीक है, और क्या बचा? देखो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या? R माइनस डी. सो R माइनस डी. जिसको भी ये समझ नहीं आया मैं फिर एक बार बता देता हूं, जैसे लविश कल प्रॉब्लम आई थी, अगर यहां भी हो तो बेटा ध्यान से देखना. GD इज इक्वल टू GM इनटू क्या करना है, यहां तक तो सॉल्व कर चुके. जब GD को G से डिवाइड करूंगा तो GM का फैक्टर एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा. R स्क्वायर से R स्क्वायर हटेगा तो R बचेगा. GD न्यूमरेटर में है तो जो इसके डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इसके सामने न्यूमरेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा. दैट्स इट. यहां से तो सब कुछ ही कट गया. तो GD by G is equal to R minus D upon R.
दैट्स इट. चलिए फाइन. Which can further be written as 1 minus d by r. Exactly. So the last expression becomes GD is equal to G into 1 minus d by r. This is it. इसमें और कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है. देन अप्लाइंग न्यूटन्स थ्योरम्स. न्यूटन्स थ्योरम्स ने एग्जैक्टली क्या बताया कि जो बाहर वाला मास है बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता इसके अंदर, और जो सिर्फ अंदर वाला मास है उसी की वजह से आपको फाइंड करना होता है. डन. चलिए एक आखिरी बार फिर से देख लीजिए. पूरा मास m कितनी रेडियस में, जो बोल सके ना साथ साथ बोलते जाना. पूरा मास m कितनी रेडियस में है? r. यानी कितने वॉल्यूम में है? 4/3 पाई r क्यूब. हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, कितनी रेडियस का वॉल्यूम चाहिए? r माइनस डी. तो मास ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा, राइट? मास डिक्रीज कर जाएगा. हाउ टू फाइंड दैट डिक्रीज मास? Mass in unit volume multiplied by the volume that we are considering here. Why are we considering this volume? Because as per Newton's shell theorem, only the mass that lies inside would contribute. ठीक है? So that's what we do. हमें यहाँ से GD मिल गया, जिसमें आपको समझाया m dash और r minus d यूज करना है. Then you divide GD by G, you get this result as GD is equal to G into 1 minus d by r. ठीक है, ये आप याद कर लेंगे. अब मुझे ना एक और छोटी सी चीज इसके बारे में समझानी है. आप r minus d को देखिए. अगर d डेप्थ है तो r माइनस डी सेंटर से डिस्टेंस है ना. एक मिनट के लिए इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r अगर लिख देता हूं तो रिजल्ट में क्या चेंज आता है देखना. GD इज इक्वल टू G इंटू r बाय कैपिटल R नहीं आ जाएगा? देखो ध्यान से. GD इज इक्वल टू, ये G ऊपर ले जाता हूं, r माइनस डी को क्या लिखना चाहता हूं? स्मॉल r. वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय r. व्हाई एम आई डूइंग दिस? So that every one of us is able to understand कि जैसे जैसे देखिए स्मॉल g फिक्स है 9.8, अर्थ की रेडियस फिक्स है 6400 किलोमीटर. व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. क्यों तो सर, कहां से डिस्टेंस है? सेंटर से. आप अगर एग्जैक्टली सेंटर पे चले जाएंगे तो r कितना हो जाएगा? 0. अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0. ऑब्वियस है, बिकॉज यू कैन कंसीडर देयर आर अ नंबर ऑफ दीज शेल्स मेड हियर, जिनकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. उनका अपने सेंटर पे इफेक्ट कितना आएगा? 0 आएगा, जो आपको न्यूटन शेल थ्योरम में बताया था. गॉट इट? तो जस्टिफाई होगी सारी चीजें. फिर समझिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, मतलब अर्थ के सेंटर से जितना बाहर की तरफ आएंगे उतना ये लीनियरली इंक्रीज होगा. क्यों? अपनी आर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंस है तो क्या बोलेंगे? इट इज लीनियर डिपेंडेंस. लीनियर डिपेंडेंस मतलब स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आएगा. तो अब मैथ्स को एक तरफ छोड़ दो, आप अर्थ पे रहते हो, अर्थ के वासी हो. एक बात समझो, अर्थ के सेंटर पे जी कितना है? 0. अब अर्थ के सरफेस पे कितना है? 9.8. सेंटर से सरफेस तक जब आप आएंगे तो धीरे धीरे वो लीनियरली इंक्रीज करेगा. ये समझने वाली चीज. सेंटर से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करेगा और सरफेस पे हो जाएगा मैक्सिमम. अब जब सरफेस से बाहर जाओगे तो फिर से डिक्रीज करेगा. अब ऐसे समझ लो, जहां पे आप प्रेजेंट है वहां पे जी मैक्सिमाइज्ड है. अंदर की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा. होप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. हाँ, चलिए लिखिए जरा. ये तो आ गया GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाय आर. अब साथ में लिखिए, इफ स्मॉल r be the distance from center of earth, if small r be the distance from center of earth, then r minus d is equal to r. पहले बता दीजिए आप किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. r minus d is equal to r और वैल्यू पुट कर दो. then GD is equal to G into small r upon capital R. मैं फिर बोल रहा हूं मैथमेटिकल फॉर्मूले. सॉरी, हाँ, r माइनस डी को स्मॉल r लेट करना है. यहाँ पे मैथ्स याद रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्ट याद रहते हैं कि आपके सेंटर से जब बाहर की तरफ आते हैं तो जी बढ़ता है, सरफेस पे जाके मैक्सिमाइज हो जाता है, उससे बाहर जाता है तो फिर से डिक्रीज होता है. ये वाली बात नहीं भूलनी बस आप. डन है? तो यहां पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए. वी कैन सी अ लीनियर डिपेंडेंस. वी कैन सी अ लीनियर डिपेंडेंस. ठीक है भाई, लीनियर डिपेंडेंस है तो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका. बनाइए. GD वर्सेस R. GD लिखने की भी जरूरत नहीं है, G लिख दीजिए सीधा कि भाई G की वेरिएशन R के साथ कैसे है. अर्थ के सेंटर पे कितना? 0. अर्थ के सरफेस तक आते आते रेडियस R हो जाएगी कैपिटल R, वहां तक लीनियरली बढ़ेगा.
एग्री? अर्थ के सेंटर पे 0, वहां से अभी अपने सीखा लीनियरली बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? अर्थ के सरफेस तक। सरफेस पे आगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल आर। रेडियस कवर कर लिया आपने। अब उसके बाद आगे जाते हो तो कैसी वेरिएशन आती है? डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस। ऐसे बना दीजिए, वेरिएशन ऑफ जी विद आर। आप देख सकते हैं ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आउटसाइड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड हियर। क्वेश्चन लिखे फटाफट। अब कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ। दो तीन पार्ट्स बना लेते हैं, r/2, r/4 एंड r/3। करो शाबाश। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ r/2, r/4, r/3। फॉर्मूला आप सबको आता है, देखते हैं। वंशज फॉर्मूला बोल शाबाश, डेप्थ वाला भी जो किया, GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाय आर। शाबाश, बहुत बढ़िया। सो GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाय आर। पुट करो, सॉल्व करो। धनंजय मुझे आंसर चाहिए भाई, सॉल्व कर फटाफट। फॉर्मूला बता दिया, वैल्यूज बता दी। आप लोग भी जो ऑनलाइन वाले हैं सॉल्व कीजिए, नोबडी वुड सिट आइडल। वैल्यू पुट कर बेटा, डी की वैल्यू पुट कर। नहीं तूने तो आर को r/2 लिख दिया ना, ये सॉल्व कर रहा है ना। आर थोड़ी ना r/2 बन गया, डी r/2 बन गया ना। डेप्थ की वैल्यू बताइए मैंने, तो डी की जगह r/2 लिखना है। कोई बात नहीं, हाँ जी करो। और मैं कहूंगा जिसको दिक्कत आए ना, तो आप समझो, ये मत सोचो, ये प्रेशर मत लो कि मेरे साथ वाला कर रहा है मुझसे नहीं हो रहा। हाँ तो तभी तो मेरे पास आए हो, नहीं तो क्या जरूरत थी, घर बैठ के कर लेते। तो जिसको भी प्रॉब्लम आती है विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। पहली बात तो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको ये जो बताया गया ये डी है, दिस इज डी। तो जब आप फॉर्मूला पुट कर रहे हैं GD इज इक्वल टू G टू 1 माइनस डी बाय आर, तो दिस शुड बी प्लेस्ड एट D, राइट? G इंटू 1 माइनस r/2, ये वाला r तो एज इट इज रहेगा। सो देखें क्या बचा आपके पास, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो दिस बिकम्स G/2। यानी कि आधी डेप्थ पर गए तो आधा हो गया, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लीनियर डिपेंडेंस है। लीनियर का मतलब ये होता है कि 1/3 पे जाओगे तो 1/3 और 2/3 पे जाओगे तो 2/3। अभी देखते हैं, क्लियर करते हैं। r/4 पुट करते हैं। इस बार GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू रखी r/4, और नीचे r था ही पहले से, तो 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4। सो इट बिकम्स 3/4 G, राइट? सरफेस से अगर आप r/4 पे जाओगे तो सेंटर से 3r/4 पे हो, तो वैल्यू 3/4 टाइम्स G आ गई। धनंजय अब बता भाई, क्लियर हुआ तेरे को? जहां पे D था वहां पे ये वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि ये डेप्थ बताई गई है। लविश क्लियर हुआ? तुषार आपने कर लिया, गुड। सो इस बार r/3 पुट करना है, तो अगेन GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस r/3, साथ में r आ गया, r से r कैंसिल, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, सो 2/3 G, दिस इज GD, 2/3 G। डन? सो ये सारे क्वेश्चंस थे, आसान था एकदम। एक और कर दीजिए फटाफट, फाइंड द डेप्थ, find the depth at which acceleration due to gravity reduces by 20%, reduces by 20% of its value on surface of earth. Depth at which acceleration due to gravity reduces by 20% as compared to surface.
तो फर्स्ट थिंग क्या सोचनी है, सर ने कहा 20% रिडक्शन होनी चाहिए। 20% रिडक्शन होगी तो बचा कितना, क्यों, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जो बचा उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, इतनी वैल्यू हो गई है, सो इट बिकम्स 80%। सो बस इतना ही करना है कि जीडी इज 80% ऑफ जी। करो फटाफट, आई वांट टू सी द आंसर्स क्विक। तो जिसको स्टार्ट करने में दिक्कत है मेरे साथ करेगा, अदरवाइज आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन डू इट विदाउट माई हेल्प। तो देखते हैं, GD is 80% of G, that is 80 by 100 of G, that is कितना हो गया 4 by 5। GD is 4 by 5 times G, और GD का एक्सप्रेशन क्या होता है 1 minus D by R, G times 1 minus D by R, that should be G 4G by 5। उठा के सॉल्व कर दो। आपके पास दो चीजें आ गई ना, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इट इज G into 1 minus D by R, एंड क्वेश्चन में बताया कि इट रिड्यूसेस बाय 20%, इट बिकम्स 80%। वेरी गुड, सो 4 by 5 टाइम्स G हो गया। सॉल्व करो, बताओ जरा D कितना आ रहा है। हाँ करो ना, बिल्कुल। D चाहिए हमें तो R by 5। ओके गुड, बाकी भी करें सॉल्व। ऑनलाइन वाले आज आंसर कम कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो यू कैन कम फॉर द क्लास। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, दे हैव गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट। आई एम नॉट फोर्सिंग दैट यू शुड ऑलवेज बी हियर, बट यू कैन ऑन एंड ऑफ थिंक ऑफ कमिंग हियर। 80% कैसे आया अर्नब, नेट चला गया था। अच्छा अर्नब 20% रिड्यूस किया है, 20% रिड्यूस किया तो कितना बचा, 80% बचा, इसलिए आ गया। ठीक है फाइन, लेट मी सी अ फ्यू मैसेजेस। 80% 51, चलो ठीक है, ठीक है भाई। इट बिकम्स 1 minus D by R is equal to 4 by 5, D by R is equal to 1 minus 4 by 5, that is 1 by 5, D is equal to R by 5। You can put the value of R, which is 6400 kilometers। आया समझे। तो जैसे क्वेश्चंस कल किए थे लगभग वैसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए। अब बात ये आती है कि हमने जो हाइट वाला पार्ट किया था उसमें अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया था, लेकिन ट्रूथफुली इवन आप जो बच्चे यहाँ क्लास भी कर रहे हैं, यू आर सिटिंग, यू आर ऑन द सेकंड फ्लोर, इवन देन ये सेकंड फ्लोर की जो हाइट है ये अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल को ऊपर की तरफ हिट करते हो, वो कितनी मर्जी ऊंची चली जाएगी, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। That means practically thinking we should go for a consideration that height be much smaller than radius of earth। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करना आसान लगेगा। लिखिए जरा, किसकी डेप्थ मीटर में, आप देखो आपने आर मीटर में कंसिडर किया है, किलोमीटर में। अगर अर्थ की रेडियस आप 6400 किलोमीटर यूज करें तो आंसर किलोमीटर में आ गया, राइट, क्योंकि आप क्या करने वाले, डिवाइड बाय 5 करने वाले। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखिए, फॉर H मच मच स्मॉलर देन R, डेप्थ का तो फॉर्मूला आ गया, उसमें तो कोई चेंजेस करने नहीं है क्योंकि फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है। GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D बाय R, लेकिन हाइट वाला फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। GH इज इक्वल टू G अपॉन अपॉन में चला गया तो फिर 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर भी है। सो H को हम स्मॉल कंसीडर करके कुछ अप्रोक्सीमेशंस डाल सकते हैं। लेट्स डू दैट। H is much smaller than R, that means H by R is much much lesser than 1। जहां पे आप ये लिख रहे हैं H much much lesser than R, वहां क्या है बेसिकली, for heights much smaller than radius of earth। for heights लिखते जाना, for heights much smaller than radius of earth, heights much smaller than radius of earth। H is much much smaller than R, H by R is much much smaller than 1। अब देखिए, आपको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद है किसी को, नहीं है, कोई बात नहीं, माई ड्यूटी टू टेल यू। सी इफ वी हैव 1 प्लस x पावर n such that x is much much smaller than 1, then the result becomes 1 plus n times x। ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, किसी को याद आ गया, नहीं आया तो भी मैं कोई बात नहीं, याद लाके छोड़ूंगा। 1 प्लस एक्स पावर एन है तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। आई विल गिव यू ऑलवेज द सेम एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था आपको दोबारा से करने के लिए। अगर आपको फाइंड करना हो 1.003 का स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी,
ये वैल्यू अगर आप 1.003 मल्टीप्लाई करके करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अभी ऐसे सोचो, कैन आई राइट इट लाइक 1 प्लस 0.003 और पूरे का क्यूब, राइट? नाउ इज 0.003 मच लेसर देन 1, है ना? 1000th पार्ट के अराउंड चला गया, तो ये इससे काफी छोटा है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे जगह पे रिजल्ट पता है कैसे लिखो, 1 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.009, यानी हमारा आंसर 1.009 आना चाहिए। आप चाहो तो घर जाके इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो जितना ये वाला पोर्शन इससे छोटा होगा उतना ही अप्रोक्सीमेशन सटीक आएगा। अब कोई बात समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेशन बनाए क्यों गए हैं भाई? साइंटिस्ट लोग जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते थे, अगर हर बार उनको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े तो हो गया काम। अब जैसे कल देखो, हमने अर्थ का मास निकालने की कोशिश करी, सन का मास निकालने की कोशिश करी, तो वो कितना इजी हो गया ड्यू टू सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस, राइट? सो वैसे यहां पर दिस अप्रोक्सीमेशन फिट्स इन, अगर ये वाली चीज वैलिड रहती है, ये 1 है, ये 1 है और ये 3 हो, तब नहीं चलेगा। 13 का स्क्वायर उसका क्यूब करना है, वो नहीं, उसमें नहीं चलेगा। लेकिन 1.0003 और 1.00003 में जाऊंगा तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। तो अब ज्यादा नहीं स्ट्रेच करता इसको, इस बात को सीखिए, समझिए और याद रखिए कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप ही की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, सो दैट व्हेन यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर 1 एज इट इज, प्लस ये पावर इधर आ गई, तो 0.009, दैट्स इट, गॉट इट? वही हमें यहां पे भी यूज करना होगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको। तो लिखिए जरा, एज GH is equal to G upon 1 plus H by R स्क्वायर। तो पहले आप इसे न्यूमरेटर में लेके आइए। वी ऑलवेज ट्राई टू कीप डाटा इन न्यूमरेटर, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है बजाय के डिवाइड करने के। सो विल ब्रिंग इट टू न्यूमरेटर। So that gets me GH is equal to G into 1 plus H by R power minus 2. That makes it GH is equal to G into 1 minus 2 H by R. ठीक है, देखो फिर क्या किया, जो चीज डिनोमिनेटर में थी उसे न्यूमरेटर में ले आया तो पावर हो गई नेगेटिव। अब H by R is much smaller than 1, तो क्या अप्लाई कर दिया, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिख दे यहां पर, यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो GH is equal to G into 1 minus 2H by R can be applied for very small heights. जैसे अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है और कोई आपको बोले 10 किलोमीटर पे सॉल्व करना है, तो 10 किलोमीटर पे वो जो पूरा सॉल्व करने जाओगे तो काफी मुश्किल होगी आपको। कारण देखना, समझना, अगर h को 10 समझना हो, 1 plus 10 upon 6400, एक जीरो हटा दी तो 1 plus 1 upon 640, solving is difficult. Look at this, 1 minus 2 into 10, 20 by 6400, तो 1 upon 320 आ गया, तो 1 minus 1 upon 320 तो आराम से सॉल्व हो गया, जबकि यहां पे भी आपको स्क्वायर भी करना था। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टडीइंग इट। जब आपको क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चंस के अंदर हाइट सारी ही 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक होगी, तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो विद दिस। डन, और पुल नहीं करते, बस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आगे लिखिए जरा, ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस 2h अपॉन आर, और डेप्थ वाला क्या था, 1 माइनस डी अपॉन आर। डेप्थ वाले में 1 माइनस डी अपॉन आर है, हाइट वाले में 1 माइनस 2h अपॉन आर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखिए, एट approximately what height, at approximately what height would small g have same value, at approximately what height would small g have same value as at a depth x, as at a depth x, x डेप्थ के ऊपर जितनी वैल्यू होती है उतनी कितनी हाइट पे जाके होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से कर देंगे। तो बताओ जरा, कोशिश करो, वो आपको x हाइट पे मिलेगी, x बाई 2 हाइट पे मिलेगी, या 2x हाइट पे मिलेगी? कोई नहीं, आप सॉल्व करो। हाँ जी, आप लोग भी, धनंजय बताइए, अगम, धनंजय, अर्नव, अध्ययन,
I'll take attendance till then. देखिए प्लीज, वी कैन सी, जब सॉल्व किया हम लोगों ने, जीडी का एक्सप्रेशन डाल दिया, जीएच का एक्सप्रेशन डाल दिया, ये एच हमें फाइंड आउट करना था, तो इक्वेट किया, इक्वेट करके जब सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, तो आपको h इज इक्वल टू एक्स बाई टू मिलता है, यानी x डेप्थ पे जो इफेक्ट था वो x बाई टू हाइट पर है, यानी हाइट आधी यूज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट दैट द वेरिएशन इन g विद हाइट इज फास्टर और ग्रेटर एज कंपेयर टू डेप्थ। अगर बहुत स्मॉल हाइट्स की बात करूंगा तो एग्जैक्टली डबल बोल सकता हूं, लिख दें स्पेसिफिकली डबल फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स, स्पेसिफिकली डबल फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड किया कि हाइट के साथ इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, फिर ये समझा कि जब बहुत छोटी हाइट्स लोगे तो अप्रोक्सीमेटली डबल वाला इफेक्ट आ जाएगा। होप ये बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। एक छोटी सी वेरिएशन और समझ लीजिए, अर्थ की शेप का क्या फर्क पड़ता है। आप सब जानते हैं अर्थ स्फेरिकल है, इज दैट नॉट एग्जैक्टली? कैसी होती है, हल्की सी, आपको क्या समझाया था मैंने, हल्की सी पोल्स पे फ्लैटेंड होती है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था भाई, वो खाया कभी आपने बर्फ का गोला? हाँ, बर्फ के गोले को जैसे मतलब आप क्या करो, ये करके और गोला प्रॉपर बना के और उसे ऐसे करके घुमाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऐसे छोटा होता जाएगा और उसमें से बीच से ऐसे बर्फ बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी या पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ ऐसे है और उसके सेंटर से एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाने लगे, इसे घुमाने लगेंगे तो क्या होगा, जो सेंट्रल पार्ट है वो बल्ज आउट करेगा ऐसे बाहर की तरफ, और जो टॉप एंड बॉटम है वो क्लोज आने लगेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद अर्थ। अर्थ की जो रेडियस है वो पोल्स पर कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है। लिखे प्लीज, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, लिख दें उसमें, अर्थ is a little flattened at poles, earth is a little flattened at poles, that is polar radius, that is polar radius is lesser than equatorial radius, polar radius is lesser than equatorial radius, इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल्स पे रेडियस कम है। और आप देख रहे हैं फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, लिखे एज g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। सो आप समझ सकते हैं जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे g ज्यादा होगा, लिखिए सो acceleration due to gravity is greater at poles than at equator. It's greater at poles than at equator. Hope it's clear. चलिए फाइन, एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, संडे को आपका टेस्ट रखा हुआ है, वो टेस्ट संडे और मंडे 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, राइट 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, संडे एंड मंडे, या सिर्फ मंडे कर दूं? हाँ, क्या और लेट कर दो सर, ट्यूसडे कर दो? सो हाँ, यही बहुत बढ़िया है। वो तो देखो आपके ऊपर है, क्या पता आप अगले साल दोबारा कर रहे हो। मेरी कोशिश वैसे नहीं है, मेरी कोशिश वैसे नहीं है, मैं चाहता हूँ इस साल कर लो। तो एनीवेज अच्छा मजाक करते हैं आप, आगे सुनिए अब ध्यान से। मैं डेज डिवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, मैं डेज डिवाइड कर दूंगा दोनों में, ठीक है, पर टेस्ट आपको आके करना है, जिसका जो डे होगा। कोई बच्चा नहीं कर सकता, तबीयत खराब है, तो उसके पेरेंट्स मुझे कॉल करके या मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। संडे और मंडे कंप्लीटली ऑफ रहेंगे, अदरवाइज सिर्फ मंडे को टेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और एक बात बता देता हूं, ये टेस्ट सपोज 25-30 मार्क्स का है, अगर 25 मार्क्स का है तो जिनके 15 या उससे कम मार्क्स आएंगे उनका टेस्ट दोबारा से होगा, रीटेस्ट होगा। हाँ जी, फुल रोटेशन। आरती, दिस विल बी अ टेस्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन। नहीं सर जी, कोई एमसीक्यू नहीं होंगे, मुझे पता है एमसीक्यू में क्या होता है, तो वो नहीं होगा। ये पूरी तरह से मुझे आपकी मेहनत के ऊपर विश्वास है, बिहार में जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे। सो अरे आजकल तो बिहार ही न्यूज में है ना।
ऑब्जेक्टिव नहीं होगा भाई, बिल्कुल प्योरली सब्जेक्टिव होगा। वही बता रहा हूं, सब आपकी मेहनत के ऊपर है। सेंटर ऑफ मास से लेकर और रोलिंग तक कंप्लीट। आगे बात समझ में, और तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं, आज का दिन कल का दिन पूरी तरह से लगाइए। जिनका पेपर परसों है वो मैं उन बच्चों को पिक करूंगा जिनका मुझे पता है वो ज्यादा करेजियस है ना। जैसे धनंजय कहता है सर अभी ले लो, क्या फर्क पड़ता है परसों में और आज में नहीं पड़ेगा। ओके, न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे या थ्योरी ज्यादा होगी, आप बता दीजिए, आपके पेपर में वही डाल दिया जाएगा। इट विल बी लाइक एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स होंगे, और अगर 25 मार्क्स का हुआ तो उसमें से लगभग 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे। 25 में से 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल, और अगर 30 मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स में 12 to 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। हाँ, मैंने एक चीज तो बताई नहीं, 25 में से 15 या उससे कम वाले का रीटेस्ट होगा, 30 में से 20 या उससे कम वाले का। तो आप बताओ कितने मार्क्स का बना दूं? 30 का बना दूं? कोई बात नहीं, 30 का बना, 35 बना दूं? नहीं 30 ठीक है, ये रुक जाते हैं, 30 पे रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। सो प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल एंड डोंट गो फॉर रीटेस्ट। ठीक है, मेरे पैसे फालतू लगते हैं भैया। चलो एनीवेज, वर्क प्रॉपर्ली, एंड किसी के डाउट्स हो किसी के डाउट्स हो तो वो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।